लगा रहे हैं और ये आइडिया हम क्या लगा रहे हैं कि साहब किस लेवल के ऊपर डायफ्राम पियर्स करता होगा। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो जरूर आएगा। और जब भी आप क्लास में आए, सभी क्लासेस के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए हम जो भी कर रहे हैं सब मिलजुल के आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जब आप आते हो, हमारी क्लास को आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो अच्छा लगता है, इट मोटिवेट्स है। तो हमारी मोटिवेशन को आप बनाए रखें, आपके साथ से ही हमें आगे बढ़ना है। सी T10 फाइनल दिनेश जी, आईएटस आयोटा T12। अरे भैया हम ईसोफेगस की पूछ रहे हैं। सी को लॉक किया जाए, डी। चलिए साहब, अब विदाउट वेस्टिंग, पतो नहीं है तो पतो नहीं तो ले पतो सुन। इधर देखो साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको डायफ्राम दिख रहा है और यहाँ पर पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है। यहाँ पर T8 वर्टिब्रा है, T10 है और थोरासिक है। वैसे अगर याद करना हो तो अगर आप T10 की बात करें, T8 की बात करें तो साहब आपको वेना केवा मिल रही है। ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। T10 की बात करें तो आपको ईसोफेगस मिल रहा है और T12 लेवल की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है साहब, अयोटा मिल रहा है। पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ध्यान से सुनना एक खास चीज, और उसे हमेशा याद रखना। जब भी कभी आपको डायाफ्राम के अंदर ओपनिंग को याद रखना, लाइफ लॉन्ग कभी भी मत रखना। केवल आप नाम लिखना, जैसे पहले लिखा वेना केवा, ठीक है। वेना केवा के बाद आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसोफेगस, स्पेलिंग बहुत सी बार ई से भी शुरू होता है, ईसोफेगस। और तीसरा ओपनिंग है आयोटिक हाइटस, AORTICHIA मणिपुर में तो जिंदगी में आपको छोटा सा काम करना, सिंपल सी चीज है, और वो छोटा सा काम क्या करना है, कभी भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इन शब्दों को काउंट करना, और जिसके नहीं समझ में आए वो सुन लेना। VENA कितने हो गया, 1 2 3 4, केवा 5 6 7 8, 8 शब्द हो गए। 8 शब्द हो गए तो सबके आगे टी तो कन्फर्म है, टी तो आना ही आना है। वेना केवा 8 वर्ड है तो टी के आगे क्या लिख दो, 8 लिख दो। हो सकता है एग्जामिनर आज के बाद कभी फ्यूचर में वेना केवा पूछे तो याद रखना। क्लियर है। ईसोफेगस वर्ड्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द है, और 10 शब्द है तो इसके टी के आगे क्या लिख दो, 10 लिख दो। टी के आगे क्या लिख दो, 10 लिख दो। लास्ट आप देखिए आयोटिक हाइटस 1 2 3 4 5 6, हाइटस मतलब ओपनिंग 7 8 9 10 11 12। जिंदगी में कभी भी नहीं रटना, कभी नहीं रटना, बिल्कुल कभी नहीं रटना। रटने की जरूरत ही नहीं, केवल अक्षर। तो वेना केवा की स्पेलिंग तो याद रहेगी, ईसोफेगस की स्पेलिंग तो याद रहेगी, और 2 की याद होती, तीसरा तो अपने आप आ जाएगा साहब आप। तो हमेशा याद रखना, बिल्कुल। नागर साहब, आपको भी जीवन में दूसरों को ऐसे सिखाना है। चीजें क्या होती है, पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाना भी एक तरीका है। तो आज के बाद एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। कभी भी वेना केवा अगर कभी पूछे तो हमेशा शब्द गिन लेना, ईसोफेगस शब्द गिन लेना, आयोटिक हाइटस शब्द गिन लेना। जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। एक साथ आपके एक नहीं, कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और अब हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये ट्रिक नहीं है, आज तक ये मेरी थी, आज से ये आपकी। आज तक ये मेरी थी, आज से ये आपकी, और आगे आपको उसको पहुंचाना है, आगे आपको उसको बढ़ाना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम जा रहे हैं साहब। क्लाइंबिंग मसल इज, मैंने कहा ही अलग अलग सेक्शंस कवर कर रहे हैं। क्लाइंबिंग मसल इज, ऐसी कौन सी मसल है जो क्लाइंबिंग में काम आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है डेल्टॉइड, दूसरा है सेरेटस एंटीरियर, तीसरा है पेट्रोलिस मेजर, और चौथा है रेक्टस एब्डोमिनस। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं।
क्लाइंबिंग मसल केस। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग रुचि, तन्वी, रणवीर जी, जैनी जी, नेहा जी, राधा रानी जी, सब तो बहुत बढ़िया। आशीष जी का पहला जवाब आया ए। रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पंत जी ए, बी, ए बी। अब ऐसे तो पता लगेगा ना सब अपनी टेस्टिंग क्या होता है। बात ये नहीं कि साहब हम कोई क्वेश्चन सेशन ले रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपको पढ़ा करके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात ये है कि इंसान के शरीर को समझना, सीखना और शरीर के साथ जुड़ना और जुड़ कर के आगे बढ़ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सुनते जाना ध्यान। बिल्कुल, किसी का जवाब आ रहा है ए, किसी का जवाब आ रहा है बी, किसी का आ रहा है डी, किसी का आ रहा है बी। मुकेश, सबसे शानदार जवाब, दोनों सर, पता ही नहीं है सर, बी। अजय जांगीर जी सी। इधर देखिए, क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, कहीं भी अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो चढ़ते समय जब आप अपना वजन, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जब आपने उसको पकड़ रखा है और उसके बाद आपको एक तरह से पुश करके ऊपर की ओर जाना, इसमें कौन सी मसल काम आती है, हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना। अभी आपको समझाता हूँ। क्लाइंबिंग मसल, आपका जवाब अधिकतर का गलत था। जिंदगी में कभी भी आ जाए तो हमेशा याद रखना, आंसर इज सी, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल के बारे में आप सब जानते हो ना, हमारे पेक्टोरल रीजन के अंदर मसल होती है। आप चाहो तो खुद ट्राई करके देखना, कहीं पर भी आपके यहाँ पर कोई भी चीज़ को पकड़ना और पकड़ करके उठने की कोशिश करना, अपने आप आपके इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको टाइटनेस फील होने लग जाए। ये गलत आंसर है। प्लीज़ याद रखिएगा, डेल्टोइड सभी मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन जब आप क्लाइंब करते हो, टिपिकली व्हेन यू डू द क्लाइंबिंग मूवमेंट के अंदर, बिल्कुल जिसने सी जवाब दिया था भास्कर, बिल्कुल एक्चुअल में क्लाइंबिंग में और भी मसल काम आती है। जैसे मैं लिखूं नाम आपका, एक और होती है बैक में मसल जिसका नाम है लैटिसिमस डोर्साई, या पीछे होती है साहब, जो बैक दिखाते हैं ना, जो आती है ना साहब, वो लैटिसिमस डोर्साई, ये यहाँ पर होती है पीछे लैटिसिमस डोर्साई। लेकिन आप देखिए पेक्टोरल रीजन के अंदर ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये मेन क्लाइंबिंग मसल है। तो नोट कर लेना, हमेशा याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए तो जवाब अजय जांगीर जी, जिसका राइट है, बिल्कुल अच्छा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्युला डेंसा इज प्रेजेंट इन, राम मीणा जी आपको भी, खुशरो साहब, बिल्कुल मैक्युला डेंसा इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है पीसीटी, डीसीटी, अफरंट आर्टीरियोर, इफरंट आर्टीरियोर। आप सब जानते हो नेफ्रॉन के बारे में, कुछ इस तरह से नेफ्रॉन होता है। पीसीटी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लूप ऑफ हेनले, फिर आता है आपका डीसीटी, फिर आपका आता है आपका नीचे इलेक्ट्रॉन ट्यूब्यूल। इधर आप जानते ही हो, सुना होगा तो अफरंट आर्टीरियोर, इफरंट। सवाल का जवाब दो, सी सुनील चाहर, अजय जांगीर जी सी, हरिओम मीणा बी, सुनील चाहर बी, नेहा सोलंकी बी, मनोज डी, शालू राजपूत। देखिए मिक्स आंसर आ रहे हैं सर। मनोज जैन बी, समता बी, अनीता चौधरी बी, अनीता शर्मा ए, बी, चलो सी। अच्छी बात है यार, आप सब बिल्कुल कहते हैं ना, सबको साथ लेके चलना है। कोई ए बोलेगा तो मैं बी बोलूंगा, बी बोलेगा तो सी, सी बोलेगा तो मैं बोतल को ऐसे कर देना, सबको साथ लेके चलना। ध्यान से सुनना। पहली चीज, एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आ जाए वो भी याद रखना, मैक्युला डेंसा होता कहाँ है, ये तो मैं आपको जवाब देता हूँ, पर ढंग से सुनना। मैक्युला डेंसा डीसीटी पे यहाँ होता है। दीज आर द मैक्युला डेंसा, ऑप्शन तो बी सही है। बट अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, इस मैक्युला डेंसा को 2 नाम और दिए गए, कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना। इनको कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टार, और दूसरा नाम है इनका, याद रखना प्लीज, मॉडिफाइड कीमो रिसेप्टार। ये 2 क्वेश्चन इसी के साथ साथ हमेशा याद रखना कि ऑस्मो रिसेप्टार कौन से होते हैं
प्लीज याद रखिएगा मैक्युला डेंसा क्या है, मैं मतलब समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन याद रखना कि एक तरह से अगर कीमो रिसेप्टर है तो किसके प्रति सेंसिटिव है? डू रिमेंबर सोडियम सेंसिटिव सेल। एप्लीकेशन पे आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आगे रीनल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, वहाँ डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा, बट अभी आप ढंग से सुन लेना। जो फ्लूइड आपका यहाँ आता है लगभग 65% सोडियम का रिएक्शन कहाँ हो जाता है? पीसीटी। कहाँ हो जाता है? पीसीटी। 20 से 25% कहाँ हो जाता है आपका? लूप ऑफ एल्ले में। प्लीज याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोडियम। ध्यान से सुनना, जो फ्लूइड आपका इस एरिया में आ रहा है, एग्जाम में हमेशा याद रखना डीसीटी के एरिया में जब कोई फ्लूइड आता है, ट्यूबुलर फ्लूइड, उसके अंदर चौथा क्वेश्चन एग्जाम का बनता है सोडियम लगभग कितना परसेंट होता है? 15%। ध्यान से सुनना, क्या होता है, कितना होता है? 15%। 15% sodium is present in the tubular fluid at the area of macula densa। पीसीटी जो भी जवाब दे रहा है बिल्कुल गलत है, ध्यान से सुन लो। कब काम करती है? चुपचाप बैठी है, 2 लाइन में सुनना। जब जब ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर किसका मात्रा कम होगा? किसकी मात्रा कम होगी? सोडियम की। एक लाइन में लिख रहा हूं साहब, व्हेनेवर, जब जब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एट डीसीटी, जब जब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तब तब आपका कौन एक्टिवेट होगी? मैक्युला डेंसा। और आगे पढ़ाऊंगा ये सेक्रीट क्या करती है, भूलना मत। जब जब ये एक्टिवेट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाकर के समझाया जाएगा आपको किसको स्टिमुलेट करता है? जेजी सेल्स को, और जेजी सेल्स फिर जाके क्या सेक्रीट करती है? रेनिन सेक्रीट करती है। पढ़ाएंगे आगे, है ना? पढ़ाएंगे साहब, ध्यान से सुनना। आपको तो केवल क्वेश्चन के हिसाब से भी इतना सा याद रखना है, मैक्युला डेंसा कहाँ पाई जाती है? आपका डीसीटी में। क्लियर है? किसके प्रति सेंसिटिव सेल है? सोडियम सेंसिटिव सेल। ऑस्मो रिसेप्टर बोल लो या फिर क्या बोल लो, मॉडिफाइड कीमो रिसेप्टर। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। इसके अंदर बहुत से बच्चों के अलग अलग जवाब आएंगे, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। लूप ऑफ एल्ले, बेटा उसके लास्ट पार्ट और डीसीटी का अर्ली पार्ट। रीनल सिस्टम जल्दी आएगा सुनील जी साहब, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी आपको एंडोक्राइन सिस्टम मिल जाएगा जल्दी। स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, इंसान के शरीर के अंदर सबसे छोटी जो सेल्स होती है वो कौन सी? स्पर्म का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप। बी पिरामिडल सेल, सी, एक जवाब देना है, ए बी सी डी कुछ, इसकी जब ये भी लिख सकते हो, पता नहीं। डी स्टेलेट सेल। पहली बात तो ये बताओ, चारों सेल के बारे में पता है कि होती कहाँ कहाँ है? देखिए डी 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 बी, कोई बोल रहा है ए बी सी, बच गया, वो भी चालू करो। अभय गुरु सी, विष्णु, नागर जी, सुशीला, अजय, नितिन, सब डी। नन्नू सी, विमल डी, अजय, हेमराज। टाइम वेस्ट मत करो, वी कैन लॉक सी। गूगल में चेक कर लिया होगा। सारी की सारी सेल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ये है कहाँ? मेनली आपके ब्रेन। पहले आंसर बताता हूँ फिर समझाता हूँ, ढंग से सुनना। कभी भी जीवन में क्वेश्चन आ जाए हमेशा आंसर याद। सी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रो, 4 माइक्रो, 7.2 माइक्रोन की होती है। आरबीसी 7.2 माइक्रोन की, इसलिए भी डी जवाब दिया गलत। अनिल पंत सी। दीज ग्रैनुलर सेल्स ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। दीज आर स्पेशली प्रेजेंट इन सेरिबेलम। इधर देखिए, फोटो देखिए, आप अपने आप समझ। ये आपको एक सेरिबेलर कॉर्टेक्स है,
यहीं पर आपको ये सेल दिखाई दे रही है, सबके ऑप्शन में नाम देखिए पर्किंजे सेल्स, ये पर्किंजे सेल्स बड़ा सा एक्सॉन से था। यहीं पर आपको स्टेलेट सेल का मतलब जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो स्टार की तरह दिखे, जो तारे की तरह दिखे, स्टार की तरह दिखे, वो स्टेलेट सेल। और ये रही आपकी ग्रेनुलर सेल्स, ये रही। तो ज़्यादा तो डीप में जाने का आपको ज़रूरत है नहीं, पर कम से कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद रखना। इसी वजह से ये सेरिबेलम ग्रैन्यूल, वेरी गुड, एग्जाम के हिसाब से हमेशा याद रखना। कभी एग्जाम में आ जाए, छोटा सा पार्ट है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि यार सबसे छोटी सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आखिरकार है कौन सी। तो आंसर हमेशा क्या याद रखोगे, ग्रैन्युलर सेल्स, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं थोड़ा क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना ले, डेफिनेटली आगे और भी लेंगे डेफिनेटली सेशन। हाँ, प्लेटलेट 2.5 माइक्रोन होती है बेटा, ये एक तरह से बिल्कुल 2.5 to 4 माइक्रोन होती है, लेकिन ये 4 माइक्रोन तो इसका मैंने मैक्सिमम बताया आपको। जो सेरिबेलर ग्रैन्युलर सेल है ना, ये मैक्सिमम बताया 2.5 से 4 माइक्रोन होती है प्लेटलेट, लेकिन 4 माइक्रोन मैंने क्या बताया आपको, उसको मैक्सिमम साइज बताइए मैंने आपको। 4 तक जा सकती है, 4 तो क्या है इसकी मैक्सिमम साइज। अगर आप ढूंढोगे पेपर को, रिसर्च को, कुछ बच्चे स्पर्म के बारे में भी बोलते हैं, है ना साहब, प्लेटलेट के बारे में भी हम बोलते हैं। देखो एक चीज नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखो ना इसके अंदर एक नहीं, कुछ बच्चे प्लेटलेट भी बोलते हैं, कुछ बच्चे स्पर्म भी बोलते हैं, लेकिन स्पर्म के अंदर आपको पता है उसकी जो टेल होती है वो काफी लंबी होती है ना। ग्रैन्युलर सेल मैक्सिमम साइज 4 माइक्रोन है। ऐसे ही जो प्लेटलेट है बेटा, प्लेटलेट के भी तो ऊपर क्या लिखा था, 2.5 to 4 माइक्रोन। 2.5 से 4 लिखते हैं ना, प्लेटलेट का कभी भी हम 2.5 नहीं लिखते, 2.5 to 4 माइक्रोन लिखते हैं। बोन ईटिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोप्रोजेटर सेल्स, ऑस्टियोप्रोजेटर सेल्स। अब आंसर तो मुझे पता था, मैंने कहा सब बच्चे दोगे, है ना, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन लिखा है जानबूझ। क्लास्ट का मतलब आप सब जानते हो, ब्रेक करना, तोड़ना। अगर इसी की जगह क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता, बोन स्टेम सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता प्रीकसर सेल टू ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। मैंने इसी में 2 क्वेश्चन और लिख दिए आपके साथ, 2 क्वेश्चन और लिख दिए। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है आपका, ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन आपके सामने सिंपल सी चीज क्या लिखी है, अगर एग्जाम में आ जाता बोन स्टेम सेल, तब क्या आंसर देते, प्रीकसर सेल टू ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, तब क्या आंसर देते। जानबूझ के पहले सिंपल क्वेश्चन लिखा था, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा था। मुझे उम्मीद थी कम से कम एक का तो बच्चों को जवाब देने दो। ध्यान से सुनना। एक्चुअल में आप जानते हो स्टेम सेल बॉडी के अंदर ऐसी सेल है जो किसी भी सेल के अंदर बदल सकती है, और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, हमारे बोन मैरो के अंदर। तो जिंदगी पर हमेशा याद रखना, आपकी बोन को बनाने वाली सेल मेनली है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। इन सेल के बनने के लिए ये सेल निकलती किसमें से, जिंदगी भर हमेशा याद रखना, ऑस्टियोप्रोजेटर सेल्स। ये ऑस्टियोप्रोजेटर जो सेल्स है, इन्हीं को बोन स्टेम सेल्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, बोन स्टेम सेल्स कहते हैं। हमेशा जिंदगी भर याद रखना, जो बी बोल रहा है वो गलत है, सी बोल रहा है वो गलत है। हमेशा ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होती बेटा, बोन स्टेम सेल। बोन स्टेम सेल हमेशा याद रखना कौन सी है, ऑस्टियोप्रोजेटर सेल्स। और इन्हीं से जाकर के बाद में क्या बनती है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। प्रीकसर सेल का मतलब ही यही है कि इन्हीं से जाकर के बाद में जाके क्या बनेगी, ऑस्टियोसाइट, और क्या बनेगी, ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखना, क्लियर है। चलिए साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आराम से आप इसका आंसर दे पाओगे। In which of the following condition
द रेस्पिरेटरी मसल्स आर रिलैक्स। इनमें से कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होते हैं? किसी का आंसर आ रहा है ए, रेजिडिवल वॉल्यूम। भरत जी, रविंद्र कुमार पाटीदार जी, फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी। बी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डी। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जवाब दो। कोई बोल रहा है बी। आरती ए, धर्मेंद्र चौधरी जी। सी, सुरेश जी। बी, आरती ए, मनोज शर्मा। सी, इप्सिता दास। सी, सुरेश जी। यादव जी। सी, सुनील जी। CHO एग्जाम पास हो गए, बहुत बहुत बधाई साहब आप। श्वेता, अजय जांगेड़, समता, प्रदीप, तन्वी। सी, मतलब कुछ नहीं हो रहा, अपन एक काम कर रहे हैं, या तो ए लगाना है, या बी लगाना है, या क्या लगाना है, सी लगाना है। कुछ ना कुछ तो लगाना है, कुछ ना कुछ तो लगाना है, बस यही चलेगा। सामान्य भाग जाएगा। सी चल रहा है। सी बिल्कुल 100%। जिसने सी जवाब दिया बिल्कुल गलत जवाब। प्लीज याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, फिर मैं समझाता हूँ आपसे। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है साहब आपका? बी। जो आपका गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। अब आपको समझाता हूँ, अब आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत पड़ेगी। ध्यान सुनिए, सिंपल सी चीज, ये रहे लंग्स, बहुत ध्यान से सुनिए, और लंग्स के बाहर ये फॉर एग्जांपल ये रही हमारी मसल। वो तो कहीं आई ले लीजिए 5 रुपया। अब शांति से जवाब देना छोड़ो, ध्यान सुनो। रेजिडिवल वॉल्यूम, रेजिडिवल वॉल्यूम का मतलब है आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर चली गई साहब? 500 ml। एग्री करते हो? तो जब 500 ml एयर लंग्स के अंदर गई, इसका मतलब हमारे लंग्स के अंदर क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। हो ही नहीं सकता रिलैक्स। मैं बी ऑप्शन को बाद में समझाऊंगा। तीसरा सुनना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिसको नहीं पता सुन लेना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। पूरी ताकत लगा के सांस को बाहर निकाल दो। इसके बाद आपके लंग्स के अंदर जो बचता है वो क्या बचता है? रेजिडिवल वॉल्यूम। लगभग कितना होता है? 1200 ml। तो ध्यान से सुनना, जो आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ध्यान से सुनना, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आपने एडिशनल एयर निकाली, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आपने एडिशनल एयर निकाली, उसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये लगभग कितना होता है? 1000 ml। और अगर आपको इसको निकालना है तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मसल फ्री रिलैक्स नहीं, आप खुद करके देख लो। रेजिडिवल वॉल्यूम, रेजिडिवल वॉल्यूम का मतलब है सब कुछ लंग से बाहर निकाल दिया, केवल 1200 ml बचा हुआ है। इसका मतलब तब भी ताकत लगानी पड़ेगी। बी आंसर फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी। आराम से आपने क्या किया, ढंग से सुनना। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, इधर ध्यान सुनना। ये 500 ml एयर ली और 500 ml बाहर निकाल ली। इस समय, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन है? इस पॉइंट के ऊपर आपके लंग्स के अंदर 1000 ml, तो ध्यान से सुनना, क्या पड़ा हुआ है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 1200 ml क्या पड़ा हुआ है? रेजिडिवल वॉल्यूम। इन दोनों को मिलाकर के याद रखना क्या बनती है? फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी। ये वो समय है जब हमारी मसल सबसे रिलैक्स कंडीशन में है। प्लीज़ याद रखना, जो भी अभी भी सी जवाब दे रहे हो वो गलत है। सही है। जवाब क्या आएगा? जवाब सही आंसर है बी, फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी। अरे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फंक्शनल रेजिडिवल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है?
किसके बाद? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारी मसल सबसे ज़्यादा क्या होती है? रिलैक्स। सबसे ज़्यादा क्या होती है? रिलैक्स। होप सो समझ में आया होगा आपको यार कि किस कीमत है कंडीशन ना, के अंदर जाकर ये के हमारी मसल्स रिलैक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं थोड़े हाँ, क्वेश्चंस ले ही रहा हूँ सब बैठना आपको। अब मेरे बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आ जाओगा। और जो भी लेट हो गए आज क्या सब खाना खाने में चले गए। सुरेश सर मोटे नहीं हुए, ये हमारे टेक्निकल टीम ने थोड़ा फैला दिया इसलिए मोटे लग रहे हैं आज। चाहे तो पतले भी कर सकते हैं, चिंता मत करो। आज वैसे हमें पता है ना सब बच्चे बहुत सारे जो एग्जाम्स में गए तो शॉक की कंडीशन में है। सी जवाब आ रहा है साहब, सी। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। सीताराम धाकड़ जी, पिंटू जी, जितेंद्र जी, गीता ए, सुरेश बी, मनोज, नानू ए बी। मज़ेदार चीज़, कोई ए बोलता है कोई बी बोलता है। एग्जैक्ट जहाँ पर जिस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जाना है वहाँ तो हम जाएंगे। अब ए डिक्रीज रेट इन बी। लिसन, सबसे पहले जो जवाब दे रहे अच्छी बात है। देखिए बैरोरिसेप्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अयोटा। यहाँ पर अगर हमने कुछ रिसेप्टर बना दिए, बैरो शब्द जहाँ भी आ जाए हमेशा याद रखना, बैरो रिसेप्टर का मतलब किससे रिलेशन है साहब? एक तरह से अगर ये रिसेप्टर है, हमेशा याद रखना इनका काम क्या है? ये लगातार किस पे नज़र रखते हैं? प्रेशर पे नज़र रखते हैं। लिसन, जब अगर आपके ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जानते ना, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं? स्टिमुलेट। और आप जानते हैं ज़्यादा प्रेशर हमेशा डेंजरस है। इससे हमारी ब्लड वेसल्स, चाहे वो ब्रेन की हो या छोटी हो, डैमेज हो। जैसे ही बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, तुरंत आपका इमीडिएटली ऊपर से ऑर्डर आता है कि दो काम किए जाएं। एक तो किसको कम कर दो? हार्ट रेट को। हार्ट रेट को कम करेंगे तो बाहर कम ब्लड निकलेगा, और उसके अलावा हार्ट रेट को कम करने के साथ साथ किसको कम कर दो? ब्लड के प्रेशर को कम कर दो। तो हमेशा याद रखना, जब जब बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तब हार्ट रेट कम होगी और बीपी एक तरह से कम होगी। अरे हार्ट रेट और बीपी को बढ़ा देंगे तो कहानी वैसे खत्म हो जाएगी, वैसे खत्म हो जाएगी। इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर हमारा हार्ट और तेजी से धड़कने लग जाए, अगर हमारा हार्ट और तेजी से धड़कने लग जाए तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर कम कर देंगे तो भी साथ कोई मतलब नहीं। देखिए चीज़ें ऐसी है, इस तरह से इस सिस्टम से पढ़ो और समझो कि वो हमारे समझ के अंदर आए कि आखिरकार हम बोलना क्या चाहते हैं, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, और खाना हम लोग को खाना भोजन आसान है। खाना जैसे चाहिए। कोई बच्चा है, आज अच्छी क्लास के लिए क्या दे? अंडा बिरयानी दे, सादा खाना, वेज थाली क्या चाहिए? अंडा बिरयानी 90 रुपये, सादा खाना 120 का।